नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। देविका रानी का जन्म देविका रानी चौधरी के रूप में 30 मार्च 1908 को वर्तमान आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास वेल्टेयर में एक अत्यंत समृद्ध और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ था, जो कर्नल डॉक्टर मनमथ नाथ चौधरी और उनकी पत्नी लीला देवी चौधरी की बेटी थी। और देविका के पिता कर्नल मनमथ नाथ चौधरी एक बड़े जमींदार परिवार के वंशज मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे। और देविका की मां लीला देवी चौधरी भी समान रूप से शिक्षित परिवार से थी और रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। और देविका रानी को 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। वहां उनकी परवरिश हुई। 1920 के दशक के मध्य में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय और संगीत का अध्ययन करने के लिए लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया। उन्होंने वास्तुकला, कपड़ा और सजावट डिजाइन के पाठ्यक्रमों में भी दाखिला लिया और यहां तक कि एलिजाबेथ ऑर्डन के तहत प्रशिक्षुता भी हासिल की। ये सभी पाठ्यक्रम, जिनमें से प्रत्येक कुछ महीने लंबा था, 1927 तक पूरे हो गए और फिर देविका रानी चौधरी ने कपड़ा डिजाइन में नौकरी कर ली। और 1928 में देविका रानी पहली बार अपने भावी पति हिमांशु रॉय से मिली, जो एक भारतीय बैरिस्टर से फिल्म निर्माता बने थे, जो लंदन में अपनी आगामी फिल्म ए थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। राय देविका के असाधारण कौशल से प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म की प्रोडक्शन टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, वह तुरंत सहमत हो गई और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और कला निर्देशन जैसे क्षेत्रों में उनकी सहायता की। दोनों ने पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए जर्मनी की यात्रा भी की, जहां उन्हें जर्मन फिल्म उद्योग की फिल्म निर्माण तकनीकों, विशेष रूप से GW बाफ्ट और फ्रिट्ज लैंग की तकनीक को देखने का अवसर मिला। फिल्म निर्माण में उनके तरीकों से प्रेरित होकर इस समय के आसपास उन दोनों ने एक नाटक में साथ काम किया, जिसके लिए उन्हें स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेवियाई देशों में कई प्रशंसाएं मिली। इस दौरान उन्हें ऑस्ट्रियाई थिएटर निर्देशक मैक्स रेनहार्ड की प्रोडक्शन यूनिट में भी प्रशिक्षित किया गया। और 1929 में ए थ्रो ऑफ डाइस की रिलीज के कुछ समय बाद देविका रानी और हिमांशु रॉय का विवाह हो गया। और देविका और हिमांशु राय भारत लौट आए, जहां हिमांशु ने कर्मा नामक एक फिल्म का निर्माण किया। यह फिल्म उनकी पहली बोलती फिल्म थी और उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह भी भारत, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के लोगों का संयुक्त निर्माण था। मुख्य भूमिका निभाने वाले रॉय ने देविका रानी को मुख्य महिला के रूप में लेने का फैसला किया और इसने उनके अभिनय की शुरुआत की। कर्मा को एक भारतीय द्वारा बनाई गई पहली अंग्रेजी भाषा की बोलती फिल्म होने का श्रेय दिया जाता है। यह चुंबन दृश्य दिखाने वाली शुरुआती भारतीय फिल्मों में से एक थी। और हिमांशु रॉय और देविका रानी से जुड़ा चुंबन दृश्य लगभग 4 मिनट तक चला था और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक साथ बनी। कर्मा का प्रीमियर मई 1933 में लंदन में हुआ था। विंडसर में शाही परिवार के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग के साथ फिल्म को पूरे यूरोप में अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। देविका रानी के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, क्योंकि उन्होंने लंदन मीडिया में बड़बोला समीक्षा जीती। और यही नहीं, डेली टेलीग्राफ के एक आलोचक ने देविका रानी को उनकी सुंदरता और आकर्षक के लिए नोट लिखा, साथ ही उन्हें पहले परिमाण का संभावित सितारा होने का भी श्रेय दिया गया। और यही नहीं, कर्मा की महत्वपूर्ण सफलता के बाद यह जोड़ा 1934 में भारत लौटा। हालांकि 1934 में भारत में रिलीज हुई फिल्म का हिंदी संस्करण बिना किसी निशान के फ्लॉप हो गया, लेकिन हिमांशु राय ने यूरोप में आवश्यक नेटवर्क स्थापित कर लिया था और निरंजन पाल, एक बंगाली नाटककार और पटकथा लेखक, जिनसे वे पहले लंदन में मिले थे, और फ्रांज ओस्टेन, जिन्होंने राय की कई फिल्मों का निर्देशन किया था, के साथ साझेदारी करते हुए बॉम्बे टॉकीज नामक एक फिल्म स्टूडियो शुरू करने में सक्षम थे। और शुरुआत में बॉम्बे टॉकीज देश के सबसे सुसज्जित फिल्म स्टूडियो में
से एक था। यह स्टूडियो दिलीप कुमार, लीला चिटनिस, मधुबाला, राज कपूर, अशोक कुमार और मुमताज सहित भविष्य के अभिनेताओं के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा। स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा 1935 एक क्राइम थ्रिलर जिसमें देविका रानी और नज्म उल हसन ने अभिनय किया था, पूरी तरह से एक ट्रेन में शूट की गई थी। और नज्म उल हसन स्टूडियो की अगली फिल्म जीवन नैया में देविका के सहकलाकार भी थे। दोनों सहकलाकारों के बीच प्रेम पर संबंध विकसित हो गए और जीवन नैया की शूटिंग के दौरान देविका हसन के साथ भाग गई। हिमांशु क्रोधित और व्याकुल दोनों थे। चूंकि मुख्य जोड़ी अनुपस्थित थी इसलिए निर्माण रुक गया था। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट हो चुका था और एक बड़ी राशि जिसे फाइनेंसर से क्रेडिट के रूप में लिया गया था खर्च हो चुकी थी। इसलिए स्टूडियो को गंभीर वित्तीय नुकसान हुआ और शहर के बैंकरों के बीच उसकी साख खत्म हो गई। और जबकि भागा हुआ जोड़ा मौज मस्ती कर रहा था, उस स्टूडियो में सहायक साउंड इंजीनियर शशधर मुखर्जी का देविका रानी के साथ भाईचारे जैसा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों बंगाली थे और एक दूसरे से बंगाली भाषा बोलते थे। और उन्होंने भागे हुए जोड़े से संपर्क स्थापित किया और देविका रानी को अपने पति के पास लौटने के लिए राजी कर लिया। और उस समय के भारत में तलाक कानूनी रूप से लगभग असंभव था और भागकर शादी करने वाली महिलाओं को वेश्या से कम नहीं समझा जाता है और उनके अपने परिवार वाले भी उन्हें त्याग देते थे। अपने दिल की गहराइयों में देविका रानी जानती थी कि वह किसी भी हालत में हसन से तलाक नहीं ले सकती और उससे शादी नहीं कर सकती। और उसने शशधर मुखर्जी के तत्वाधानों में अपने पति से बातचीत की और अपनी वापसी के लिए एक शर्त के रूप में अपने पति को वित्तीय मामलों से अलग करने की मांग की। और अछूत कन्या 1936 स्टूडियो का अगला प्रोडक्शन एक त्रासदीपूर्ण नाटक था जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार ने एक अछूत लड़की और एक ब्राह्मण लड़के की भूमिका निभाई थी जो प्यार में पड़ जाते हैं। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि इसने देश में जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। देविका रानी की कास्टिंग को एक बेमेल माना गया क्योंकि उनकी शक्ल उनके उच्च वर्गीय पालन पोषण के कारण एक गरीब अछूत लड़की की भूमिका से मेल नहीं खाती थी। हालांकि अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी बहुत लोकप्रिय हो गई। और 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज ने कई महिला केंद्रित फिल्मों का निर्माण किया जिनमें देविका रानी ने उन सभी में मुख्य भूमिका निभाई। स्टूडियो द्वारा निर्मित अधिकांश फिल्मों में उन्हें अशोक कुमार के साथ जोड़ा गया था जो उनके द्वारा ओवरशेड किए गए थे। और जीवन पर बाद में देविका रानी और अशोक कुमार के बीच भूमिका उलटफेर देखा गया। उन्होंने कुछ जाति की ब्राह्मण महिला की भूमिका निभाई जिसे समाज द्वारा एक अछूत व्यक्ति के साथ विवोत्तर संबंध रखने की गलती की जाती है। और 1940 में रॉय की मृत्यु के बाद मुखर्जी और अमीय चक्रवर्ती के नेतृत्व वाले बॉम्बे टॉकीज के दो दलों के बीच दरार आ गई। देविका रानी ने प्रमुख जिम्मेदारी संभाली और मुखर्जी के साथ स्टूडियो को संभाला। 1941 में उन्होंने अशोक कुमार के साथ अनजान का निर्माण और अभिनय किया। बाद के वर्षों में उन्होंने स्टूडियो के तहत दो सफल फिल्मों का निर्माण किया, बसंत और किस्मत। बसंत किस्मत 1943 में ब्रिटिश विरोधी संदेश थी और यह एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बन गई। देविका रानी ने अपनी आखिरी फिल्म हमारी बात 1943 में दिखाई जिसमें राज कपूर ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। और उन्होंने स्टूडियो की ओर से खुद द्वारा निर्मित ज्वार भाटा 1944 में एक भूमिका के लिए नवागंतुक दिलीप कुमार को चुना। स्टूडियो में उत्पन्न हुई आंतरिक राजनीति के कारण मुखर्जी और अशोक कुमार के सहित प्रमुख हस्तियों ने उनसे अलग होने का फैसला किया और फिल्मिस्तान नामक एक नया स्टूडियो स्थापित किया। समर्थन और रुचि की कमी के कारण उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ने का फैसला किया और पत्रकार राजू भारतन को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया कि फिल्म निर्माण के कलात्मक मूल्यों पर समझौता न करने का उनका विचार उनके उद्योग छोड़ने के प्रमुख कारणों में से एक था। और फिल्मों से संन्यास लेने के बाद देविका रानी ने 1945 में रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक के बेटे स्वेतोस्लाव रोरिक से शादी कर ली। शादी के बाद दंपति मनाली हिमाचल प्रदेश में चले गए जहां उनकी मुलाकात नेहरू परिवार से हुई। मनाली में रहने के दौरान देविका रानी ने वन्य जीवों पर कुछ वृत्त चित्र बनाए
कुछ साल मनाली में रहने के बाद में कर्नाटक के बेंगलोर में चले गए और वहाँ एक निर्यात कंपनी का प्रबंधन करने लगे। दंपति ने शहर के बाहरी इलाकों में 450 एकड़ की संपत्ति खरीदी और अपने जीवन के बाकी समय एकांत जीवन व्यतीत किया। और रोएरिच की मृत्यु के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को बेंगलोर में ब्रोंकाइटिस से उनकी मृत्यु हो गई और उनके अंतिम संस्कार में देविका रानी को पूरे राज्य के सम्मान से नवाजा गया। उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति पर कई वर्षों तक मुकदमा चला क्योंकि दंपति के पास कोई कानूनी दावेदार नहीं था। देविका रानी जीवन भर निसंतान रही। अगस्त 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। और दोस्तों, यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी की जीवनी। आपको जीवनी कैसे लगी? आशा करता हूँ आपको जीवनी अच्छी लगी होगी। आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको जीवनी कैसी लगी। दोस्तों, यदि आप किसी खास व्यक्ति, नेता, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, निर्माता, निर्देशक की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगले ही दिन हम उनकी जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे और YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारी जीवनी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।